की जो बैलेंस शीट है और रियासत के वसाइल में इजाफ़ा करने के लिए काबिल अमल तजावीज़ और उन वसाइल को बेहतरीन अंदाज में कौम की इज्तमाही वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करने की जो दस्तावेज़ है उसे बजट के तौर पे जाना जाता है। और ये बात हमेशा से है और हर बजट में है कि वहाँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबों का जिक्र होता है ताकि आम आदमी की बेहतरी के लिए जो मुख्तर अरसा में जो इक़दामात किए जाने हों उन्हें शॉर्ट टर्म में और जो इन फ्यूचर जो बेहतरी की तरफ इक़दामात किए जाने हैं उन्हें लॉन्ग टर्म मंसूबों की शक्ल में जो है इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के सामने रखा जाए और ये मुअज़्ज़ज़ ईवान उनकी मंजूरी दे। अपोजिशन जो है वो अपने तनकीदी जायज़े से उनमें जो इस्लाह का पहलू है उसको उजागर करे। जनाब स्पीकर, ये जो बजट डॉक्यूमेंट हमारे सामने रखा गया है नामुकम्मल, इसमें जिस बुक की कमी का जिक्र कल नवीद कमर साहब ने किया था उसका जवाब ना तो फाइनेंस की तरफ से आया और ना ही आपकी तरफ से आया और ना ही वो बुक जो है वो अभी तक जो है वो किसी को जो है वो तकसीम हुई है। जनाब स्पीकर, मैं ये बात आपके सामने रखना चाहूँगा इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के सामने कि इस डॉक्यूमेंट में क्या कोई पॉलिसी, कोई विजन, कोई मंसूबा है कि आम आदमी जो इस वक्त जिस सूरत हाल से दो चार है, जिस महंगाई की वजह से आम आदमी का दो वक्त की जो है वो रोटी जो है उसके लिए मुश्किल है, उसके लिए एक एक दिन जो है उसका गुजरे औकात जो है वो मुश्किल है, उसके मतलब कोई मंसूबा है इसमें, उसके मतलब कोई बात की गई है? और क्या इस मुल्क की इकॉनमी का जो मार्च तक यानी पिछले 16-17 माह में जो सत्यानाश कर दिया गया था इस मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से और फिर कोरोना ने आके जो है उसका सत्यानाश कर दिया, क्या उनके हल के लिए आम आदमी की बेहतरी के लिए जो है वो कोई तजवीज़ इसमें है? और जब इसमें कोई तजवीज़ नहीं है तो फिर अगर हम वो बात करें जो कि इस हुकूमत ने बरसरे इक़्तिदार आने से पहले ये किसने कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर जो है वो 10 से 12 अरब रुपए की जो करप्शन होती है उसे हम ख़त्म करेंगे और आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी को आसान करेंगे। ये किसने कहा था कि आते ही 3 दिन के अंदर अंदर इमरान खान आएगा, सबकी फाइलें मंगवाएगा और अगले दिन 200 अरब डॉलर जो है वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ जाएगा, 100 अरब के कर्जे अदा कर देंगे और 100 अरब डॉलर जो है वो लोगों के ऊपर लगा देंगे। ये किसने कहा था कि आम आदमी की बेहतरी के लिए जो है वो हम जो करप्शन है और आम आदमी को जो हर मामले में जो है वो रिश्वत देना पड़ती है हम उसका जो है वो खात्मा करेंगे, हम महंगाई का जो है वो खात्मा करेंगे। तो फिर इन 16 माह में 17 माह में या कोरोना के आने से पहले क्या चीनी बहरान उससे पहले नहीं आया? क्या आटा बहरान उससे पहले नहीं आया? पेट्रोल बहरान तो अब पैदा किया गया है और उसमें आम आदमी का जो हशर हुआ उसमें कोई बताए कि उसमें जो है वो मौजूदा हुकूमत की क्या पॉलिसी थी, मौजूदा हुकूमत ने किस तरह से जो है आज चीनी माफिया जो है
उसने 100 से 150 अरब रुपया जो है आम आदमी की जेब से जो है वो उसने लूटा है। और जेब से आम आदमी को लूटने के बाद आप मुझे बताएं कि चीनी माफिया जो है उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है। चीनी माफिया में जिसका सबसे बड़ा हिस्सा था वो आज बैरून मुल्क बैठा है। उसे पूरी शानो शौकत से जो है बैरून मुल्क जो है वो भेजा गया। जो कमीशन रिपोर्ट है उस कमीशन रिपोर्ट में जो है वो सिर्फ इस बात को महव करने के लिए कि ये चीनी बहरान जो है ये उस फैसले की वजह से पैदा हुआ जो फैसला जो है वो ईसीसी में बैठ के किया गया। वो फैसला जिसकी अप्रूवल जो है वो कैबिनेट में दी गई और उस फैसले की वजह से जो है ये चीनी बहरान पैदा हुआ। उस चीज़ को महव करने के लिए उस कमीशन को कायम किया गया। उसने फोरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया और वो उस बात को इतना बढ़ाया कि वो शैतान की आंत की तरह उसका कोई सिरा ना शुरू से आखिर तक जो है वो किसी जगह पे उसकी कोई समझ नहीं आती। और आज तक किसी माफिया के किसी फर्द के खिलाफ जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया गया और आइंदा भी जो है वो नहीं लिया जाएगा। और चीनी जो है वो आज भी 85 रुपए जो है वो किलो बिक रही है। उस कमीशन रिपोर्ट में कहा गया कि जी देखें ये जो है ये सट्टा होता है, इसमें जो है वो ट्राली में गन्ना लाते हैं, वो 3 दिन बाहर मिल के खड़ा रहता है, उसके बाद उसका वजन कम किया जाता है, उसमें कटौती की जाती है। आप मुझे बताएं कि पिछले 5 सालों में ये माफिया नहीं था? ये तमाम इर्रेगुलरिटीज जिनका उन्होंने जिक्र किया ये पिछले 5 सालों में नहीं थी? 2013 में जब PMLN की हुकूमत कायम हुई चीनी की कीमत जो है वो 53 रुपए थी। 5 साल बाद 2018 में चीनी की वही कीमत थी जो 2013 में थी। तो फिर इन 5 सालों में वो फिर सट्टा माफिया ये तमाम इर्रेगुलरिटीज जिनका जिक्र जो है वो कमीशन ने किया है उन्होंने क्यों नहीं फिर ये 5 सालों में जो है ये चीनी की कीमत जो है वो बढ़ी? चीनी की कीमत बढ़ाने की वजह जो फैसला था उस फैसले को महव करने के लिए जो है ये सारी कहानी जो है वो गढ़ी गई। और उसके ऊपर जो है आज भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि चीनी की कीमत जो है वही की वही है। किसी के खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसे जो चीनी माफिया ने जो आम आदमी का को की जेब से डाका डाला 150 अरब रुपए का, उसे जो है वो महव करने के लिए अब उसे सब्सिडी जो है रिपोर्ट कमीशन रिपोर्ट के ऊपर जो है उसे बना दिया गया। अब सिर्फ उसमें वो सब्सिडी का जो है वो जिक्र है और वो जो है वो कहते हैं अब 1985 से शुरू करेंगे। आप 1858 से शुरू कर लें इसे। लेकिन बात यह है कि चीनी की कीमत जो है वो कौन कम करेगा? चीनी की कीमत जो है वो 85 रुपए से जो है वो 53 या 54 रुपए पे जो है वो कब आएगी? जिसका जो है वो आम आदमी को जो है वो फायदा पहुंचेगा। जनाब डिप्टी स्पीकर, गुर्बत के खात्मे के लिए ये कहा गया कि महंगाई को कम करने के साथ साथ लोगों की आमदन में इजाफा किया जाएगा, आम आदमी को जो है वो नौकरी दी जाएगी और नौकरी देने के साथ साथ जो है गरीब आदमी को जो है वो छत दी जाएगी। 50 लाख घर बनाने का वादा किया गया कि 50 लाख घर बना के जो है वो लोगों को दिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, ये जो बजट डॉक्यूमेंट है इसमें बताया जाए कि कहाँ पे इस बात का जिक्र है, कोई फंड्स मुख्तस हुए हैं, कोई तरीकाकार बयान किया गया है कि किस तरह से जो है वो लोगों को जो है वो 50,000 तो बहुत दूर की बात है, आप 5,000 से शुरू करें कि किस तरह से जो है लोगों को घर दिए जाएंगे।
मैं ये बात पूरी एक्यूरेसी के साथ और दावे के साथ कहता हूं कि पूरे मुल्क में किसी जगह भी ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया था, उसके लिए किसी जगह पे भी एक मरला जगह जो है वो अभी तक जो है वो खरीदी नहीं गई, और अभी तक जो है किसी एक मकान का जो है वो उसकी बुनियाद तक भी जो है वो नहीं रखी गई, और ये रखी भी नहीं जाएगी। और कोई एक मरला जगह भी जो है वो इस हाउसिंग स्कीम को, जिसके तहत आपने 50,000 घर देने का वादा किया है, इसको जो है वो कोई भी जो है वो इसको तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो दावे थे वो आम आदमी को सब्ज़ बाग दिखाने के थे। आम आदमी के लिए जो है वो इस कदर जो है वो झूठ बोला गया, और हर चीज़ को कहा गया कि जी हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो आपकी जो हुकूमत है उसके 5 ही बुनियादी असूल हैं: नाअहली है, नालायकी है, तकब्बर है, नफरत है और इंतकाम है। और उस इंतकाम के सिलसिले में जो आशियाना हाउसिंग स्कीम का जो केस बनाया गया मियां शहबाज शरीफ के ऊपर, और उस स्कीम में जिन लोगों ने काम किया उन ऑफिसर्स के मुतल्लिक, उसके बाद कोई ब्यूरोक्रेट भी जो है वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो एक मरला जगह का जो है वो इंतकाल भी जो है वो इस हाउसिंग स्कीम और इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को जो है वो करके दे। और यही वजह है कि ये आपका सारा प्रोजेक्ट जो है ये बिल्कुल नाकामी की जो है वो एक तस्वीर है, और इसमें अभी तक जो है वो काम शुरू तक नहीं हुआ। और ये बजट जब आप इसको कंप्लीट कर चुकेंगे तो आपको जो है वो 3 साल का अरसा जो है वो हो चुका होगा, और आप ये देख लें कि अगर अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर ये जुल्म किया और आपको ये इतनी मोहलत मिली, तो फिर उसके बाद जो है वो आपके पास कितना वक्त जो है वो रह जाएगा। और उसमें ये घरों का जो आपका वादा है लोगों के साथ, ये किस कदर जो है वो पूरा होगा। इसी तरह से आपने नौकरियों के मुताबिक जो बात की है, नौकरी किसी को देना तो बहुत दूर की बात, आपने जो है वो पहले से जो लोग बरसे रोज़गार थे भी, उनको भी जो है वो आपने जो है वो बेरोज़गार कर दिया है, और कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप ये देखें कि किस तरह से ये अभी मेरे भाई ने कहा कि जी कोरोना के ऊपर जो पॉलिसीज़ हैं उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जी कंफ्यूज्ड हैं। आप मुझे बताएं कि कोरोना के मुताल्लिक आपने जो भी इक़दामात अब तक उठाए हैं और जो भी आपने दावे किए हैं, क्या वो सब के सब गलत साबित नहीं हुए? और उस सिलसिले में जो भी इंतज़ामात आपने किए वो सब के सब जो है वो नाकाम साबित नहीं हुए? और कभी आप लॉकडाउन की तरफ, कभी नॉन लॉकडाउन की तरफ, और हालत ये है कि आपने जिस दिन मिर्ज़ा ज़फ़र साहब ने जिस दिन ऐलान किया, जो आपके हेल्थ के एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि जी आज के बाद जो मास्क पहनना जो है ये लाजम है। क्या उससे पहले इस बात का इंतज़ाम किया गया कि मास्क जो है वो लोगों को अवेलेबल हों? और ये जो 1-2 रुपए की चीज़ है, इसमें जो है वो इसकी कीमत में कोई 10-15 गुना इजाफा ना हो। ये सिर्फ बात कर दी गई और उसके बाद जो है लोगों को मौका दिया गया कि वो जो है वो मुनाफा कमाए। एक इंजेक्शन के मुताल्लिक जो है वो कहा गया कि ये इंजेक्शन जो है ये कोरोना के मरीज़ को अगर लगे तो इससे जो है वो उसकी हालत बेहतर हो सकती है, उसे अफाका हो सकता है।
और उसकी कीमत जो है वो मार्केट में 30 से 40 हज़ार रुपये थी। उसे रेगुलेट करने के लिए जो है वो एक बाकायदा तरीकाकार का ऐलान किया गया। उसके बाद वो इंजेक्शन जो है वो लोगों ने 3 से 4 लाख रुपए में खरीदा है। तो हुकूमत कहाँ है? अगर हुकूमत जो है वो मास्क जो है वो ओरिजिनल कीमत के ऊपर जो है वो अवेलेबल लोगों को नहीं कर सकती, वो अगर कोई इंजेक्शन कोई दवाई है उसको जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती, वो लॉकडाउन जो है वो खुद ना करवा सकती है, जो को करे तो उसे करने नहीं देती। यहां बाकायदा लोगों को तैयार करके कराची भेजा गया कि जाके सिंध गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो हमलावर हो जाओ, जाके वहां पे उनको जो वो करना चाहते हैं उनको रोको। तो जनाब स्पीकर, ये कंफ्यूज पॉलिसी नहीं है तो और क्या है? और इसी तरह से जो है वो सारी सूरत हाल को जो है वो बिगाड़ा गया और आज वही हालात पैदा हो रहे हैं जिनके मुतल्लक डॉक्टर साहबान जो हैं वो रो के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे, रो के ये कहते रहे कि जनाब ये ना करें, ये लॉकडाउन को आप इस तरह से जो है इसको ईज आउट ना करें, इसको करने से जो है ये हालात पैदा होंगे। आज उन्हीं हालात की खबर जो है वो वज़ीर आज़म साहब भी दे रहे हैं, हमारे जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं वो भी दे रहे हैं, मिर्ज़ा ज़फ़र साहब भी दे रहे हैं। वही अंदाजे बता रहे हैं कि जी 12 से 15 लाख लोग इन्फेक्ट होंगे, वही अंदाजे बता रहे हैं कि इतने लोग जो हैं वो हलाक होंगे। तो फिर जनाब स्पीकर, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इसकी जिम्मेदारी ये कौन कहता था कि जी फलां मुल्क में समुंदर में कश्ती डूब गई तो उस मुल्क के वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दिया? उसने कहा यह जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये किसने कहा था कि जनाब रेलवे का अगर हादसा हो तो मिनिस्टर को जो है वो इस्तीफा देना चाहिए, वरना कोई जो इंक्वायरी जो है वो ठीक नहीं हो सकती? आज डिप्टी स्पीकर साहब, हालत ये है कि कोरोना की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में जो आपके इंचार्ज मशीर हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, उनके खिलाफ नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है और वो अभी तक अपने ओहदे पे जो भरा कायम है, उनसे इस्तीफे का किसी ने अभी तक जो है वो नहीं पूछा। तो क्या ये बातें जो सारी हैं ये सिर्फ वोट लेने के लिए थी? ये लोगों को धोखा देने के लिए थी? ये लोगों को सबज बाग दिखाने के लिए थी? इनके ऊपर अमल ना करना जो है ये यू टर्न है, ये कंफ्यूजन है जो कौम को पैदा की गई है। इसके ऊपर जो है वो अपोजिशन एतराज करती है। जो बातें मेरे भाई ने की हैं उनके ऊपर तो किसी को एतराज नहीं है, वो भले से जो है वो आप जिस तरह से जो है वो मर्जी उनको जो मर्जी दर्जा आप दें, वो आपका काम है। लेकिन वो बातें जो आप करते रहे हैं, आपने कितनी बार ये कहा कि जी IMF जो है वहां जो जाना जो है वो मुल्क की इकॉनमी को बर्बाद करने के मुतरादिफ है। हम खुदकशी कर लेंगे लेकिन IMF नहीं जाएंगे। इस मुल्क का वजीर आजम जो है वो जब किसी के सामने जाके हाथ फैलाता है तो पूरी कौम का जो है वो शर्म से सर जो है वो झुक जाता है। ओ भाई, आपने IMF अगर जाना ही था तो कौम को इत्माद में लेके आप IMF के पास चले जाते। वो आप IMF को उठा के घर ही ले आए, आप अपना घर ही उनके सुपुर्द कर दिया है, सारा कुछ ही है वो उनको सौंप दिया है आपने। और अब बजट तक का जो है वो आपका IMF ही जो है वो बना रहा है। ये इस हद तक तो जो है वो किसी ने नहीं सोचा था। और फिर ये कहा जा रहा है डॉलर के मुतल्लक कि जी डॉलर के साथ जो है वो सागदार ने बड़ा जुल्म किया, डॉलर को उन्होंने कैद किया हुआ था, डॉलर को उन्होंने जंजीरें पहनाई हुई थी, मसनूई जनाब उन्होंने जो है वो उसको कंट्रोल किया हुआ था। हमने आके जो है वो डॉलर को आज़ाद कर दिया। बड़ी अच्छी बात कीजिए, आपने डॉलर के साथ जो है वो बड़ी हमदर्दी की, आपने डॉलर को आज़ाद कर दिया। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। असद उमर साहब उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे जब डॉलर की कीमत 130 रुपए माइनस प्लस थी। इन्होंने खुद फरमाया
कि जी डॉलर अब सही जगह पे आ गया है। इससे पहले डॉलर के साथ जुल्म हो रहा था, इससे पहले डॉलर को जबरदस्ती कैद किया गया था। अब डॉलर जो है वो सही जगह पे आ गया है, हमारी बरामदात में भी जो है वो अब इजाफा होगा और अब जो है वो मामला जो है वो ठीक तरह से चलेंगे। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर, ये 130 रुपए से जो है ये फिर अब जो है वो 160 के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहा है, ये फिर किस तरह से बढ़ गया? ये इसहाक डार साहब ने डॉलर को कैद नहीं किया हुआ था, उन्होंने अनील मुसर्रत को कैद किया हुआ था, उन्होंने चौधरी इमरान को कैद किया हुआ था, उन्होंने उन मिनिस्टर्स को कैद किया हुआ था जो आए दिन ये खबरें देते रहे, ये कहते रहे कि जी डॉलर तो 150 पे ऊपर जाएगा, डॉलर तो इससे पहले नहीं रुकेगा। तो फिर क्या इस बात का हिसाब हुआ? ये किसी ने पूछा कि किन लोगों ने उस वक्त पैसा कमाया, किन लोगों ने जो है वो हमारे कर्जों में इजाफा हुआ, इस मुल्क का डेट जो है वो बढ़ा। जब आप कहते रहे हैं कि जी 5 सालों में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 8,000 और पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने 10,000 अरब जो है वो कर्जा लिया, आप ये भी कहते रहे कि ये कर्जा इसलिए लिया कि ये खुद खाते हैं, ये हुक्मरान खुद खाने के लिए जो है वो कर्ज लेते हैं। आपने एक कमीशन भी बनाया था, उस कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई बाद में।